के दिन ही पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के सांसद थे वो बंगाल के लिए रवाना हो गए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से रवि बता रहे थे कि पूरी तरीके से यहां पर आज शेड्यूल को जारी कर दिया गया। इस बार अहम बात ये रही कि एनआरआई जो हैं वो वोट दे पाएंगे। इसके अलावा अगर पांचों राज्यों जिनके चुनाव होने वाले हैं उनको देखा जाए, किस तरह से एनालिसिस करेंगे उदय जी उनका, आखिर कौन कौन से इस बार फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं? अगर अलग अलग राज्यों की बात करें, विशेष तौर से पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, तो क्या लगता है कि क्या इस बार पलट सकता है राजनीतिक समीकरण या फिर क्या स्थिति बहाल रह सकती है? किस प्रकार से विश्लेषण करेंगे? जैसे इस बार जैसे हम लोग असम से शुरू करें, ऊपर से असम से अगर हम बात करते हैं, असम में माइनॉरिटी फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। और जो यूडीएफ है, यूडीएफ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है कि यूडीएफ को अगर सपोर्ट मिलता है जमीयत से तो यूडीएफ कुछ सीटें ज्यादा हासिल कर सकती हैं। वरना ये भी बात है कि यूडीएफ अगर कहीं न कहीं यूडीएफ को कांग्रेस अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही थी, अगर यूडीएफ का एक अलिखित समझौता होता है कांग्रेस से तो कांग्रेस इस बार फिर से असम में कुछ बेहतर प्रदर्शन करके सरकार बना सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो माओवाद का मुद्दा है, ममता बनर्जी का मुद्दा है, सिंगूर का मुद्दा था जहां से रतन टाटा वहां से हटे, लेकिन उसी सिंगूर में उसी जगह पर ममता बनर्जी ने नई कोच फैक्ट्री का भी वहां पर घोषणा की थी। यानी कहीं न कहीं वो उन्हें अपने इस बात पर अफसोस रहा होगा कि वहां के लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था ये उन्होंने नहीं किया। पश्चिम बंगाल में भी माइनॉरिटी फैक्टर बहुत ही जबरदस्त फैक्टर है और पश्चिम बंगाल की कई जिले, यहां तक कि कोलकाता है, कोलकाता की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज माइनॉरिटी से डोमिनेटेड है और वो माइनॉरिटी ही वहां डिसाइड करती है कि कौन लोग जीत सकते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, मुझे लगता है इस बार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकती हैं। जहां तक तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में मेजर सिंगल फैक्टर जो है वो डीएमके और डीएमके पॉलिटिकल पार्टी का केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार डीएमके में एक मुद्दा बनने वाला है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और उनके दूसरे लोग ये बना सकते हैं। दूसरे जो नए जो समीकरण हो रहे हैं वहां पर तमिलनाडु में डीडीएमके एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, जिससे जो पॉलिटिकल पार्टी की काफी अच्छी पैठ है वहां के डाउन ट्रोडन में, नीचे में, अगर उसका समझौता एआईएडीएमके की जयललिता से होता है तो इस बार पासा पलट सकता है। केरल में भी फिर मुसलमान और माइनॉरिटी का बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है और वही डिसाइड करता है कि पासा किस तरफ फैलेगा। वहां क्रिश्चियन और माइनॉरिटी यानी मुसलमान दोनों मिलकर इस बात को तय करते हैं कि कहां होगा। अगर कांग्रेस की सरकार वहां आती, मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इसमें माइनॉरिटी वोट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। हमारे ख्याल से हमारे साथ जुड़े हैं आरिफ निसार साहब। आरिफ निसार साहब से भी हम जान लेते हैं इस पर कि उनका क्या कहना है, क्या कौन सा एलिमेंट होगा, खास करके पश्चिम बंगाल के बारे में अगर आप बताएं आरिफ निसार साहब। जी सिन्हा साहब, ऐसा है कि अगर मैं 3 राज्य वेस्ट बंगाल शुरू करता हूं तो वेस्ट बंगाल में जो सबसे बड़ा फैक्टर है तृणमूल कांग्रेस का, उन्होंने अपना कार्ड रेल बजट में ही खोल दिया कि मेरी नजर कहां पर है, राइटर्स बिल्डिंग में है। नहीं, वो गलत तो नहीं है ना, वो गलत नहीं है। कोई देखिए वो गलत नहीं, किसी भी पार्टी के साथ है जी, वो यूपीए गवर्नमेंट के साथ हैं और गवर्नमेंट ने इस बात को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी किया ममता बनर्जी को कि आप किस तरह बजट लेके आ रहे हैं, क्योंकि बिना कंसेंट के। आरिफ निसार साहब, ये वेस्ट बंगाल के चुनाव तय करेंगे वो किसके साथ हैं, ये आप सोच लीजिएगा। नहीं देखिए, वेस्ट बंगाल के रसूल साहब, वो उनका जमीर और खमीर है। किसका? ममता बनर्जी ये तय करेंगे, उन पर कोई भरोसा, कोई एतबार नहीं है। वो एनडीए यूपीए उनके लिए बराबर है, उनको हिस्ट्री रही है। लेकिन कांग्रेस जिस ढंग से उनको फाइनेंस, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। इनडायरेक्ट देखिए, इनडायरेक्टली सम मैसेजेस गोज हिडन, बिना कहे कुछ मैसेज जाते हैं जिसकी वजह से ये रेल बजट आया है। और ममता बनर्जी नहीं चाहेंगे कि कहीं न कहीं कोई आगे चलकर इस बजट में किसी न किसी प्रकार से रेल बजट में वेस्ट बंगाल के खिलाफ कुछ चीजें हों। दूसरी बात हम अगर आते हैं केरल में, केरल एक हाईली लिटरेट स्टेट है वहां पर, और वहां के जो वोटर्स वो जरूर देखना चाहेंगे कि उनके स्टेट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो मल्लापुरम की बात अभी रसूल साहब ने की, वो
उसी का एक नजरिया है और वही एक उनका कांग्रेस का जो उस पर टारगेट कर रही है एजुकेशनिस्ट क्लास में, और मुस्लिम्स भी उसमें काफी अच्छे परसेंटेज में। और जैसा आपने कहा कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम एक मेजर रोल प्ले करेंगे कांग्रेस को स्टेट में आने के लिए। तमिलनाडु में भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर की देख रहा था, जिसमें उन्होंने तमाम एडिटर्स को, न्यूज चैनल्स को बुलाया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि फिशरमैन की कुछ प्रॉब्लम वहां पर हुई थी। कहा मैं उसको अपडेट रखा हूं। तो अगर ध्यान ये देने वाली बात है कि एक छोटी सी फिशरमैन की प्रॉब्लम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की नजर है, तो आप ये रखिए कि पूरे स्टेट पर किस ढंग से कांग्रेस की वहां पर नजर होगी। और इसीलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जैसे आपने कहा कि डीएमके जो है कि निचले तबके के लोगों के से जुड़ी हुई पार्टी है, और एआईडीएमके के साथ अगर कोई समझौता होता है। चलिए ठीक, अब इरफान रसूल साहब से बात करते हैं संक्षेप में। अगर वो खास करके हमें ये बताने की कोशिश करें कि जमीयत का राजनीति में, जमीयत का मुस्लिम वोट बैंक पर कितनी पकड़ है। देखिए, आंकड़ों में उदय सिन्हा जी न उलझाइए, पूरी बात जरा गौर से सुनिए जी। सिर्फ असम में एक बार एनआरआई वोटर एनआरआई वोट देगा भी आपने कहा। एमजीटी एक्ट असम में 42 लाख मुसलमानों का मुद्दा है। वो 42 लाख मुसलमान वोट देंगे या वो बांग्लादेशी है, ये तय होगा। और यही मुद्दा लेके यूडीएफ उठी थी। हर पार्टी इस मुद्दे को किसी न किसी रूप में असम में जरूर लेगी। कांग्रेस भी ले रही है, और तरुण गोगोई साहब जो हैं उन्होंने वक्तन फौक्तन अपनी एनजीओ से ऐसी कहीं न कहीं कोशिशें करवाई हैं कि एमजीटी एक्ट और असम के इन लोगों के, हम लोग जो हैं वो वेलफेयर में हैं और इनके हक में हैं। तो जो जंग है, नकीबुल हसन साहब जो मिनिस्टर हैं उनके, जो बहुत करीब आए जमीयत के ग्रुप के, इसी मुद्दे को लेके आए, और चिदम्बरम साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, मदनी साहब की, इस मुद्दे पर। तो एक तो सवाल यह कि वो 42 लाख मुसलमान वोट देंगे या हक खुद इरादियत से महरूम कर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और हर पार्टी पर इसका असर पड़ेगा। मतलब मुसलमान जो है आपके हिसाब से ज्यादा की रोल अदा करेंगे कांग्रेस का ये गवर्नमेंट के फॉर्म में। अब रहा सवाल ये कि यूडीएफ का, जो अभी आपने बताया कि यूडीएफ 6 तारीख को ये तय हो जाएगा और मुद्दे तो नए नए निकाल लिए जाएंगे, क्योंकि इल्जामात यूडीएफ पे भी कम नहीं है। पिछली बार कामयाब हो गए, इस बार राह उनके लिए बहुत आसान नहीं। जी बिल्कुल। तो बहरहाल आज की अहम खबर यह है कि 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें मुकर्रर हो गई हैं, और अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, क्या समीकरण बनते हैं, जनता क्या फैसला लेती है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज लाइन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सत्ता पर काबिज रहने के लिए गद्दाफी अंतिम अस्त्र के रूप में रासायनिक हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। पश्चिमी देश भी इस आशंका से सचेत हैं और वो लीबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का भी मन बना रहे हैं। लीबिया में करीब 41 साल से शासन कर रहे तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के हाथ से सत्ता फिसलती जा रही है। माना जा रहा है कि सत्ता पर काबिज रहने के लिए वो अंतिम अस्त्र के रूप में रासायनिक हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। पश्चिमी देश भी इस आशंका से सचेत हैं और वो लीबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। पश्चिम के कई देश मिलजुल लीबिया पर हमला बोल सकते हैं। इंग्लैंड के एक अखबार के अनुसार ब्रिटेन और अमेरिका विद्रोहियों को हथियार उपलब्ध कराने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा कि लीबिया में तानाशाह कर्नल गद्दाफी को उनकी जनता के नरसंहार की अनुमति नहीं दी जा सकती। कैमरून ने यह भी बताया कि वो मिस्र और लीबिया को नो फ्लाइंग जोन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लीबिया की सीमा के इर्द गिर्द फाइटर जेट तैनात कर दिए जाएंगे और लीबिया का कोई भी विमान जो प्रदर्शनकारियों पर हवा से हमले करेगा वो मार गिराया जाएगा। गद्दाफी के प्रवक्ता ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि लीबिया में गृह युद्ध होने की स्थिति में हजारों लोग मारे जाएंगे और इसी के बाद से ही ये आशंका पैदा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। और खबर पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इरफान जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से अमेरिकी एजेंसियों को यह खबर लगी है कि अब गद्दाफी मन बना रहे हैं, केमिकल वेपन्स का उपयोग कर सकते हैं अपने ही लोगों के खिलाफ, आखिर किस रूप से देखते हैं आप पूरे प्रकरण को कि क्रांति होती है वहां पर, इनकलाब वहां पर हो रहा है और पहले ही टैंकों से बम बरसाए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बम बरसाए जा रहे हैं और अब केमिकल वेपन अपने ही लोगों। देखिए, इंतकाल इक़्तिदार जो है वो किसी न किसी तरह होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है।
लेकिन दिक्कत यह है कि अरब दुनिया पर जिस तरह से अमेरिका निगाहें लगाकर बैठा है, और वो पहले रेगन साहब जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका में, उस वक्त भी कोशिश की गई थी इस तरह से गद्दाफी साहब से, उस वक्त से एक रंजिश कह सकते हैं बहुत स्लो चल रही थी, उसकी रफ्तार बहुत कम थी। लेकिन जब इराक पे अटैक हुआ अमेरिका का, तो उसके बाद भी लीबिया पर सवाल उठा दिए गए थे, लेकिन गद्दाफी साहब ने उस वक्त ऐसा लगा कि इस बात को बहुत ज्यादा टालने की कोशिश की गई। अब हालात चूंकि वहां की जनता, वहीं की आवाम उनके खिलाफ निकल पड़ी है और इंतकाम का जज्बा उसमें पनप रहा है, अब गद्दाफी साहब का वक्त ऐसा लगता है कि बहुत करीब आ गया, अब तख्त ताज और हुकूमत उनकी जा सकती है। लेकिन अमेरिका अब भी मौके की तलाश में है और कहीं न कहीं बूस्टअप कर रहा है अमेरिका वहां के लोगों को, वहां की आवाम को। मगर सवाल यह पैदा होता है गद्दाफी के बाद लीबिया का फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, ये नाजुक सवाल आज भी बना हुआ है। बहुत ज्यादा सुकून या बहुत ज्यादा इत्मीनान की अलामत नहीं है गद्दाफी साहब के जाने के बाद भी। आरिफ निसार साहब, आपको याद होगा जब इराक में अमेरिकन हस्तक्षेप होने वाला था, तो उसके पहले अमेरिका ने एक विश्व स्तर पर, पूरे दुनिया के स्तर पर एक हवा उड़वाई कि इराक में केमिकल वेपन्स हैं और सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन्स रखते हैं और इसके लिए वहां पर छापेमारी आवश्यक है। इसके बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया और जो भी अमेरिका ने कहा पूरी दुनिया जानती है। क्या आपको लगता है कि अगर लीबिया के बारे में ये बात उठ रही है कि वहां भी केमिकल वेपन्स हैं, तो कहीं से पीछे में आपको क्या ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कहीं न कहीं इन्वॉल्व है? देखिए, ये सेम प्रिटेक्स्ट है, WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको कि अमेरिका शुरू से नाम देता चला आ रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बोलने, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो लीबिया हो, जो भी देश हो मिडिल ईस्ट के। और जिस ढंग से पूरे वर्ल्ड को इन्होंने पोलराइज किया था इसके 17 मार्च में, उस वक्त अटैक करने से पहले इराक के ऊपर, तो इनका टारगेट था। और यकीन मानिए कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां पर इराक से नहीं मिले थे और उसके बाद उन्होंने इराक को नेस्तनाबूद कर दिया था। ठीक उसी तरह से लीबिया पर भी इनकी नजर है कि नजर नहीं। आरिफ निसार साहब, ये इराक पे अटैक के बाद लीबिया से बात कह चुके, लीबिया उस वक्त नर्म रुख अपना रहा था, लीबिया इराक के हालात देख चुका था, लीबिया में इतना दम नहीं था। अगर लीबिया अड़ जाता तो शायद ये वही हाल करते लीबिया का जो आज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, लीबिया पे ये अमेरिका की नजर है, लेकिन ईरान पे सॉफ्ट स्टैंड बना रखा है पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान का ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे कि पाकिस्तान के चाइना की तरफ इंक्लिनेशन, अमेरिका का ईरान की तरफ सॉफ्ट स्टैंड और लीबिया पर इनका स्ट्रिक्ट स्टैंड, और कहीं ना कहीं से ये वहां के लोगों को, सिटीजन को किन्हीं रूप से ये प्रोवोक कर रहे हैं इस तरह की हरकतों के लिए। और आने वाले वक्तों में ठीक उसी तरह से, जैसा कि रसूल साहब ने अभी कहा कि क्या मुस्तकबिल है, क्या फ्यूचर है आफ्टर गद्दाफी हु, आफ्टर सद्दाम हु, ठीक उसी तरह से कल को कोई न कोई लीबिया पर भी वही चीज होगी जैसे कि इराक में हुई थी। बहरहाल जो हालात इस वक्त लीबिया के हैं उसके चलते पश्चिमी देश एकजुट हो गए हैं और जिस तरीके से वहां पर लोगों पर प्रशासन द्वारा बमबारी की जा रही है, उसको लेकर पश्चिमी देशों के बीच कवायद शुरू हुई है कि शायद लीबिया को चारों तरफ से घेरा जाएगा, एरियल रूप से प्रोटेक्ट किया जाएगा ताकि कोई और लीबिया का विमान उन लोगों पर बमबारी ना कर पाए। एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें बाकी है, देखते रहिए न्यूज़ लाइन।